तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाइबल फैमिली राजी में। हिस्ट्री क्लास है और आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, शिवाजी और उनके वारिस या शिवाजी और अदर पेशवा। तो आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि शिवाजी ने जब अपना जीवन शुरू किया तो भारत की, खास करके दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वो क्या थी। आपको पता है 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी की मम्मी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था? शिवाजी की माताजी का नाम क्या था? गौरी आप बताएंगी? एनीवन? जीजाबाई, वेरी गुड। शिवाजी की माँ जी का नाम था जीजाबाई या जीजाबाई ने शिवाजी को जन्म दिया था। शिवाजी के पिता थे शाहजी भोंसले, ठीक है ना। शाहजी भोंसले जो थे वो शिवाजी के पिता थे और ये एक फेमस मराठा सरदार थे। इन्होंने बीजापुर में भी काम किया और अहमदनगर रियासत में भी काम किया। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ उस समय आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका अहमदनगर रियासत, इस जगह पर अहमदनगर रियासत यहाँ पर, और यहाँ पर गोलकुंडा रियासत जो वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, और वर्तमान कर्नाटक में बीजापुर रियासत। तो शिवाजी के जो पिता शाहजी भोंसले थे वो अहमदनगर किंगडम में काफ़ी कह सकते हैं प्रभावशाली, या उनका काफ़ी दबदबा था उस दरबार में। अहमदनगर की राजनीति में उनका अच्छा खासा दबदबा था। किनका? शाहजी भोंसले का। और शाहजी भोंसले कौन थे? शिवाजी के पिता थे। अच्छा, जो जीजाबाई थी उनके साथ साथ ही शिवाजी के पिता ने एक दूसरी स्त्री से भी विवाह कर लिया, तो वो उनके साथ रहते थे। यही कह सकते हैं कि जो शिवाजी के पिताजी थे वो उनकी सौतेली माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करते थे। तो शिवाजी की जो परवरिश हुई है वो ज़्यादातर जीजाबाई ने ही की है, और जीजाबाई के व्यक्तित्व का ही असर शिवाजी के चरित्र पर, शिवाजी के अंदर जो बहादुरी थी, शिवाजी के अंदर जो राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम था, वो कहीं ना कहीं जीजाबाई से ही उनको मिला था। यहीं पर एक चीज़ और आती है, जैसे बैरम खां किसका संरक्षक था? आपका नाम भूल गया मैं। लवीश जी, आप ही बताओ, बैरम खां किसका गार्जियन था या किसका संरक्षक था, किसका उस्ताद या किसका गुरु था? बैरम खां। हाँ, शाहीन आप बताओ, अजमैन को पता होगा। हाँ, बैरम खां जो था अकबर का गार्जियन था, ऐसा ना। अकबर का पिता कौन था? हुमायूं। तो हुमायूं जो है ज़्यादातर जीवन भर लड़ाइयाँ लड़ता रहा, तो उसके पास इतना समय नहीं था कि उसको दे सकता था, तो बैरम खां को उसने उसका टीचर अपॉइंट किया था। तो अकबर खैर पढ़ा लिखा तो था नहीं, पढ़ लिख तो नहीं पाया, लेकिन बैरम खां ने उसको आर्मी की ट्रेनिंग दी थी। और आपको यही पता है कि मुग़लों ने जब वापस अपना राज पाया, या हुमायूं ने वापस अपना राज पाया, तो उसमें बैरम खां का बहुत बड़ा रोल था, है ना। तो बैरम खां की बात मैंने क्यों की? मैंने इसलिए की, जिस तरह से बैरम खां का रोल है अकबर के लिए, उसी तरह से शिवाजी के जो संरक्षक थे या सैनिक गुरु थे या शिक्षक थे, वो थे दादाजी कोंडदेव। मैं अभी आपको लिखाऊंगा, अभी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड पे लिखाऊंगा, आप लोग भी उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। शिवाजी के जो संरक्षक थे, पिता तुल्य मानते थे शिवाजी उनको, उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। और शिवाजी के जो धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु थे, आप देखें, उनके पिताजी शाहजी भोंसले, उनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव, और उनके जो धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। अभी लिखाऊंगा मैं आपको, समर्थ गुरु रामदास। ये धारकरी संप्रदाय के संत थे, समझ लें, धारकरी संप्रदाय के संत थे ये समर्थ गुरु रामदास। अभी यहाँ मैं बोर्ड में लिखाऊंगा, अभी आप लोग भी जाइएगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। खैर, सिलसिला चलता रहा। 1645 में शिवाजी ने अपना जो सोल्जर का कैरियर है वो शुरू किया। सबसे पहले उनका जो सामना हुआ वो बीजापुर से हुआ। बीजापुर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में। आज का जो कर्नाटक है उसका पुराना नाम बीजापुर, ठीक है ना। कर्नाटक के नवाब भी थे, कर्नाटक में ही छोटी सी रियासत थी बीजापुर। अब 1645 में शिवाजी ने बीजापुर से तोरण का किला जीत लिया। 1646 में रायगढ़ जीत लिया, वो भी बीजापुर से ही जीता। रायगढ़ है इस समय महाराष्ट्र में। 1656 में शिवाजी ने इसको अपनी कैपिटल भी बनाया था, रायगढ़ को। अब जब शिवाजी ने अपना कैरियर शुरू किया, एक्चुअली शिवाजी जो हैं भारत में गुरिल्ला वार को शुरू करने वाले कहे जाते हैं। गुरिल्ला वार समझते हैं आप? छापामार लड़ाई है गुरिल्ला वार या छापामार लड़ाई जो होती है वो आमने सामने की लड़ाई से अलग होती है। एक होती है बहुत बड़ी फौज है, आप उसका सामने मुकाबला नहीं कर सकते, आप मुट्ठी भर लोग हैं। तो हम क्या करते हैं, या शिवाजी क्या किया करते थे, बीजापुर, अहमदनगर या जो मुगलों की सेना होती थी, अक्सर उन पर छुप कर घात लगा करके हमला किया करते थे। जैसे शेर या तेंदुआ घात लगा कर हमला नहीं करता ना, उसी तरह से आए, उसको अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया और पलायन कर गए। फिर मौका मिला, फिर कहीं घात लगाए, घेरा,
फिर हमला किया और फिर पलायन कर गए। तो इसको कहते थे छापामार लड़ाई या गुरिल्ला वार। तो इन्होंने अपनी गुरिल्ला वार स्टाइल से बीजापुर, अहमदनगर इन सबको परेशान किया और धीरे धीरे अपने इलाकों को बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में शिवाजी ने अपने पीक टाइम पर लगभग ये इलाका जो था वो जीत लिया था, इतना इलाका छीन लिया था। हालांकि बाद में औरंगजेब ने इनसे बहुत सारा इलाका छीन लिया था, लेकिन फिर से वो इलाका शिवाजी ने वापस पाया। अपने जीते जी शिवाजी ने लगभग ये इलाका, और इस तरह से अगर ऐसे चले तो यहाँ पर जिंजी तक इस तरह से ये इलाका जीत लिया था। ठीक है ना। ये एरिया जो ट्रायंगल शेप का एरिया मैंने बनाया ना, ये इसको कहते थे मराठवाड़ा। इसको कहते थे मराठवाड़ा। मराठवाड़ा क्यों? यहाँ मराठी कल्चर या मराठी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। अच्छा, ये जो इलाका था ना मराठवाड़ा का, या जो है ये इलाका, ये अब तो खैर ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे साधन आ गए हैं, लेकिन ये बहुत ही दुर्गम इलाका माना जाता था। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ, कहीं पठार, कहीं नदियाँ, कहीं घने जंगल। तो जिसको इस इलाके के भूगोल का पता था वही यहाँ सफल हो सकता था। शिवाजी के जीते जी मुग़ल यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ की जो बीहड़, यहाँ की जो पठार पहाड़ियाँ थीं वो गुरिल्ला वार के लिए बहुत ही फेवरेबल थी। फेवरेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुकूल। यहाँ पर बहुत ही वो अनुकूल थी। खैर, शिवाजी का कैरियर चलता रहा और एक स्टेज ऐसी आई कि शिवाजी ने 1664 में सूरत पर हमला किया। इससे औरंगजेब तिल मिला गया। जब शिवाजी ने सूरत पर हमला किया तो औरंगजेब जो था वो तिल मिला गया। अब उसने अपनी सेना जो है वो शिवाजी के खिलाफ भेजनी शुरू कर दी है। तो एक बार शिवाजी ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा, शाइस्ता खां को बुरी तरह से हरा करके भेजा। उसके बाद बीजापुर का सरदार अफजल खां, नाम सुना आपने? अफजल खां, बीजापुर का सरदार था ये अफजल खां। इसको अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था अफजल खां को। बीजापुर ने शिवाजी को पकड़ने के लिए या शिवाजी को हराने के लिए, बीजापुर मतलब बीजापुर किंगडम या बीजापुर एम्पायर ने अफजल खां को सेनापति बना करके शिवाजी के खिलाफ भेजा। अब जब अफजल खां आया और शिवाजी के कैंप या उनकी कैपिटल के आसपास पहुंचा तो शिवाजी ने उससे मशवरे के लिए अपना एक दूत भेजा। नहीं सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। अफजल खां ने, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अफजल खां ने अपना एक दूत जो है वो शिवाजी के पास भेजा। लेकिन उस दूत को एक तरह से हिप्नोटाइज कर दिया शिवाजी ने, और अफजल खां की जो एक्चुअल योजना प्लानिंग थी उसके बारे में उन्होंने जान लिया। उस दूत को शिवाजी ने अपने पाले में ले लिया और अफजल खां को आने दिया। अफजल खां और शिवाजी एक जगह मिले और मिल करके वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि अफजल खां ने शिवाजी को पकड़ने का या मारने का या उनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि अफजल खां अपने मिशन में कामयाब होता, शिवाजी ने एक कृपाण जैसी होती है, चाकू जैसा, उसे बघनखा कहते हैं, बघनखे से उसकी हत्या कर दी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अफजल खां की हत्या किसने की? अफजल खां की हत्या किसने की? शिवाजी ने। अफजल खां कहाँ का सरदार था? हाँ, अफजल खां की जो हत्या हुई है 1659 में हुई है, और जो शाइस्ता खां को जो हराया गया है वो 1663 में हराया गया। अब जब ये घटनाएं हुई, खास करके शाइस्ता खां जो कि सफल नहीं हुआ। शाइस्ता खां काफ़ी ताकतवर सोल्जर था औरंगजेब का, औरंगजेब का मामा भी था, लेकिन जब वो भी फेल होकर के वापस चला गया तो अब औरंगजेब ने उस समय के सबसे पावरफुल सरदारों में से एक राजपूत सरदार जयसिंह को भेजा। राजपूत सरदार जयसिंह को भेजा किसके लिए? शिवाजी को पकड़ने के लिए। और ये कोटेशन कहीं आ भी जाती है, वनडे एग्जाम में तो नहीं आई है लेकिन यूपीएससी में एक आध बार आई है। जयसिंह ने कहा था कि मैं शिवाजी को व्रत के केंद्र की तरह घेर लूँगा, मैं शिवाजी को व्रत के केंद्र की तरह घेर लूँगा। कहने का मतलब क्या था कि शिवाजी यहाँ पर हैं अगर, तो मैं इन पर चारों तरफ से घेरा डाल लूँगा और धीरे धीरे उस घेरे को छोटा करता जाऊँगा। अब जयसिंह पहुँचे तो उन्होंने आसपास के हालात का जायज़ा लिया, और जो लोकल जो छोटे मोटे मराठा सरदार थे जो शिवाजी के ख़िलाफ़ थे, या वहाँ की जो मुस्लिम या हिंदू जो भी रियासतें थीं जो शिवाजी के ख़िलाफ़ थे, उन्हें अपने साथ लिया और शिवाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब शिवाजी को ये भान हो गया कि भाई इससे जीतना जो है वो मुश्किल है, तो शिवाजी ने यहाँ पर टीटी कर ली। महाराष्ट्र में एक जगह है पुरंदर, क्या नाम है? पुरंदर। सन 1665 में महाराष्ट्र में पुरंदर में शिवाजी ने इससे संधि कर ली, और इस संधि के बाद शिवाजी को अपना आधे से ज़्यादा राज जो था वो औरंगजेब को देना पड़ा। शिवाजी के पास करीब 25 किले थे, 25 में से 13 किले शिवाजी को औरंगजेब को देने पड़े और 12 किले जो रहे थे वो शिवाजी के पास रहे। इसके अलावा बहुत सारा हर्जाना भी शिवाजी को देना पड़ा,
और गारंटी के तौर पर, गारंटी किस बात की कि चलिए जयसिंह तो यहाँ से वापस आ जाएंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जयसिंह के वापस आने के बाद शिवाजी शांत रहेंगे। तो गारंटी के तौर पर क्या हुआ कि शिवाजी से कहा गया कि आप अपने बेटे को, उनके बेटे का नाम था संभाजी, अपने बेटे को आप मुग़ल दरबार में भेजें एज ए मनसबदार। अब मनसबदार क्या होते थे? मुग़लों के सैन्य और असैन्य कर्मचारी और बड़े बड़े सरदार जो होते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था। तो शिवाजी ने मान लिया कि ठीक है, मैं अपने बेटे संभाजी को बतौर ज़मानत आपके दरबार में भेजूँगा। संभाजी को दरबार में दिया गया 5000 का मनसब। जैसे आजकल होते हैं ना ग्रेड पे 2800, 3200, 4200, 4600, जानते हैं ना सरकारी नौकरियों में 4800, 5400 ग्रेड पे होते हैं ना, उसी तरह से ये जो ग्रेड होता था ना उसको मनसबदार कहते थे। 10 से लेकर 10,000 तक का ग्रेड होता था अकबर के समय में, औरंगजेब के समय में तो ये 1 लाख तक का पहुंच गया। तो जब मनसबदारी की बात करेंगे ना अलग से, तो उसके बारे में आपको फिर डिटेल से पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम समय ज़ाया नहीं करेंगे, ये बताते चलें कि संभाजी को है 5000 का मनसब दिया गया। ठीक है, संभाजी अब उसके दरबार में चले गए, किसके? औरंगजेब के। अब शिवाजी कुछ दिन तो शांत रहे, कुछ दिन शिवाजी शांत रहे, उन्होंने फिर से जो है कि अपना मिशन जो है वो शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बात बाद में करेंगे। पहले जो अभी तक आपको बताया उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ी देर वीडियो पॉज कर दीजिए। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ बोर्ड पे लिख दी हैं। एक बार फिर से इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लीजिए और जो लोग वीडियो से जुड़े हुए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो शिवाजी का जन्म 1627 में, इनका जन्म हुआ कहाँ था? पूना के पास एक किला है शिवनेरी, शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन आता है शिवनेरी, एक देवी थी शिवाई, शायद मुझे अगर याद है तो, उनके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम रखा गया था शिवा, और बाद में इतिहास में हो गई शिवाजी। ठीक है। माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोंसले में बता चुका हूँ आपको, और इनके संरक्षक दादाजी कोंडेव और धार्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास। इनकी 2 पत्नियां थीं, 2 शादियां की इन्होंने, एक थी साईबाई और दूसरी थी सूर्याबाई। इनका पूरा नाम था साईबाई निम्बालकर और ये दूसरी थी सूर्याबाई। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनकी जो पहली विक्ट्री थी 1645 में, बीजापुर से इन्होंने तोरण का किला जीता था, और बीजापुर से ही अगले साल इन्होंने रायगढ़ का किला जीता। 1646 में रायगढ़ का किला जीता गया और 1656 में इन्होंने रायगढ़ को अपनी कैपिटल या राजधानी बनाया था। ठीक है। खैर, सूरत को इन्होंने 2 बार लूटा था, और सूरत की लूट के बाद ही इनके मुगलों संबंध जो थे वो ख़राब हो गए थे। औरंगजेब भी इन्हें संभावित खतरे के रूप में देख रहा था। क्यों? क्योंकि आसपास के इलाके ये जीतने लगे थे, उसे पता था आगे साम्राज्य विस्तार की राह में शिवाजी आ सकते हैं। खैर, अब आपसे पूछा जाएगा शिवाजी की जो लास्ट इम्पॉर्टेंट विक्ट्री, आखिरी इम्पॉर्टेंट विक्ट्री, जैसे अकबर की आखिरी विजय कौन सी थी? असीरगढ़, है ना। एक क्वेश्चन भी आता है कि अकबर की आखिरी विजय कौन सी थी? असीरगढ़ की विजय थी। तो इनकी आखिरी जो इम्पोर्टेंट विक्ट्री थी वो थी जिंजी, तमिलनाडु में है ये, जिंजी तमिलनाडु में है। और शिवाजी जो थे, शिवाजी ने अपनी नेवी बनाई थी। नेवी माने नौसेना, नेवी का मतलब नौसेना। तो अपनी नेवी या नौसेना का हेडक्वार्टर इन्होंने जिंजी को बनाया था, तमिलनाडु में है ये। ठीक है ना। शिवाजी का जो एम्पायर था, नक्शे में आप देखेंगे तो ऐसे करके नीचे को जाता है, ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले में एक टापू है, टापू समझते ना, समुद्र से चारों ओर घिरी हुई छोटी सी जगह, उसे टापू कह देते हैं, जंजीरा टापू। ये यहाँ पर जो कब्जा था सीधी जाति के लोगों का कब्जा था, ये मुस्लिम थे, ये सीधी मुस्लिम थे, लेकिन इंडिया के नहीं थे ये। अबिसीनिया, इथोपिया, नया नाम इथोपिया, पुराना नाम अबिसीनिया। अबिसीनिया के लोग थे, ये व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने ये जो आपका जंजीरा टापू है, सॉरी, यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो शिवाजी ने इसको भी छीना था। कई बार सवाल आया है कि जंजीरा किसने छीना, किससे छीना, और जिससे छीना माने सीधियों से छीना, कहाँ के थे ये? अबिसीनिया या इथोपिया के थे। ठीक है, ओके। तो अभी मैंने आपको बताया 1659 में बीजापुर के सरदार अफजल खां की इन्होंने हत्या की। अफजल खां जो आया था शिवाजी से लड़ने आया था, युद्ध करने आया था, लेकिन बाद में शिवाजी ने इसे समझौते का प्रस्ताव दिया। दोनों ने एक दूसरे से समझौते की बात मानी, लेकिन शिवाजी को पता था कि ये भविष्य में हमारा क्या करेगा और इसने अब तक क्या किया है, इसलिए शिवाजी ने मौका देखा और मौका देख के इसको निपटा दिया। तो 1659 में बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या की थी शिवाजी ने। ठीक है। अब बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या भी हो गई। ये काफ़ी ताकतवर सरदार था बीजापुर का।
1663 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी को पकड़ने के लिए। अब शाइस्ता खां अपना कैंप लगा हुए एक रात सो रहा था आराम से। शिवाजी ने क्या किया, बारातियों का भेष बदला, बारातियों का भेष बदला अपने कुछ साथियों के साथ, और रात में ही शाइस्ता खां के कैंप पे हमला बोल दिया। ये बहुत ही भयंकर हमला था। शाइस्ता खां को संभलने का भी मौका नहीं मिला। मुगल फौज सारी तितर बितर हो गई। शाइस्ता खां भी मुश्किल से बचा, उसका अंगूठा कट गया था, भाग गया। इससे औरंगजेब बहुत नाराज़ हुआ और नाराज़ होकर के शाइस्ता खां का जो ग्रेड था वो घटा दिया, उसे बंगाल भेज दिया था। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए उस दौर के सबसे पावरफुल मराठा सरदार नहीं, उस दौर के सबसे पावरफुल राजपूत सरदार जय सिंह को भेजा था। जय सिंह ने दावा किया था कि मैं शिवाजी को व्रत के घेरे की तरह घेर लूँगा, और ऐसे ही किया। जय सिंह आए, उन्होंने वहाँ के हालात का जायज़ा लिया और आसपास के हिंदू मुस्लिम जो भी रियासतें थीं उन पर दबाव बनाया कि आप हमारा साथ देंगे। किसके खिलाफ? शिवाजी के खिलाफ। और चारों तरफ से शिवाजी को घेरना शुरू कर दिया। ऐसे में शिवाजी ने जय सिंह से संधि कर ली थी। ये संधि कहाँ हुई थी? पुरंदर में। सवाल आता है कि 1665 में पुरंदर की संधि कहाँ हुई? पुरंदर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। संधि कब हुई? 1665 में हुई। किसके बीच में? शिवाजी और जय सिंह के बीच में, या शिवाजी और औरंगजेब, या शिवाजी और मुगलों के बीच में। ठीक है ना। एक पुरंदर की संधि और हुई है, वो हुई है अंग्रेज़ और मराठा वार के समय में, उसकी बात बाद में करेंगे। ये वाली जो पुरंदर की संधि है ये शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच में हुई है। ठीक है। अब इस ट्रीटी से कुछ समय के लिए जो शिवाजी का जो एक्सपेंशन था, उनका जो विस्तार था, विजय अभियान थे, उन पर रोक लग गई है। अब जय सिंह ने शिवाजी को कहा कि भाई ये संधि तभी लागू होगी अगर आप कुछ ज़मानत दें। तो ज़मानत के तौर पर शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को 5000 का मनसबदार बना करके मुग़ल दरबार में भेजा था, संभाजी को। खैर, सिलसिला आगे चलता रहा। आपको एक कहानी ये भी पता है कि कुछ समय बाद औरंगजेब का बेटा था मोहम्मद मुअज्जम उर शाह आलम और राजा जसवंत सिंह, इन्होंने बीच बचाव किया और औरंगजेब और शिवाजी के बीच में सुलह कराने की कोशिश की। अब मोहम्मद मुअज्जम और राजा जसवंत सिंह ने जो है कि प्रॉमिस किया, शिवाजी को गारंटी दी कि भाई आपके जान माल की सुरक्षा हम करेंगे। उनके प्रॉमिस से शिवाजी जो थे औरंगजेब से मिलने चले गए। कहाँ पर? आगरा दरबार में शिवाजी और औरंगजेब की मुलाकात हुई, लेकिन शिवाजी को वहाँ पर उचित सम्मान नहीं मिला। शिवाजी को दरबार में सबसे पीछे सीट दी गई बैठने के लिए। इससे शिवाजी जो थे वो नाराज़ हो गए। उन्होंने भरे दरबार में ही औरंगजेब को भला बुरा कह दिया था। ऐसे में शिवाजी ने उनको नज़रबंद कर लिया, शिवाजी को भी और उनके बेटे को भी नज़रबंद कर लिया। और हम लोग कक्षा 5-6 में कहानी पढ़ते थे, सभी लोग जानते हैं उस नज़रबंदी के बाद शिवाजी कैसे निकले वहाँ से, कैसे फरार हुए। शिवाजी ने क्या किया? बीमारी का बहाना किया कि भाई मैं और मेरा बेटा जो हैं दोनों ही बीमार हो गए हैं, और बीमारी से बचने के लिए हमें किसी हकीम ने, पीर फ़कीर ने कहा है कि सदका उतारो, यानी कि दान करो। तो वो रोज़ जो थे फलों और मिठाइयों का दान किया करते थे। जिस जगह वो बंद थे या नज़रबंद थे वहाँ से रोज़ बड़े बड़े टोकरियों में भर के फल और मिठाइयाँ भेजते थे। शुरू में तो जो पहरेदार थे उन्होंने जांच की, लेकिन बाद में ये आम हो गया। रोज़ फल और मिठाइयाँ जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, फल और मिठाइयाँ रोज़ जा रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ना इलेक्शन के समय में पुलिस ने नाका लगाया। इलेक्शन के समय पुलिस रोकती है ना, भाई देखो कोई अवैध शराब, पैसा वैसा, इसकी तस्करी तो नहीं हो रही है। तो पुलिस जो है फिर हर गाड़ी को रोक रही थी, हर गाड़ी को। तो मैं सुबह सुबह डेली यहाँ पढ़ाने आता था अपनी कार से, है ना, मैं डेली आता था। तो 4-5 दिन उन पुलिस वालों ने मुझे रोका चेक किया, लेकिन 4-5 दिन में मुझे पहचान गए। तो अब वो देखते थे, अच्छा ये तो वही हैं, आते जाते फिर उन्होंने मुझे रोकना बंद कर दिया। समझ रहे ना, कि उनको पता हो गया टीचर है, ये रोज़ आता है और रोज़ जाता है, टीचर है, राजनीतिक व्यक्ति ये नहीं है। समझ रहे ना, तो उनके लिए वो यूज्ड टू हो गया, उन्होंने आना जाना वहाँ भी ठीक है जा रहे हैं। ऐसे ही वहाँ हुआ, जब रोज़ ही मिठाइयाँ और फल जाने लगे तो टोकरियों की चेकिंग बंद हो गई। और टोकरियों की चेकिंग जब बंद हो गई तो इसी का फ़ायदा उठा करके फलों की टोकरियों में बैठ करके दोनों बाप बेटा फरार हो गए। बाहर निकल के इन्होंने अपने जो पूरे शरीर पर राख मल ली, साधु का भेष भर लिया और अपने देश को चले गए, और वहाँ से जाकर के फिर से लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी। तो इसी सिलसिले में 1674 में रायगढ़ में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। देखिए, शिवाजी थे तो राजा ही थे, अब राज्याभिषेक कराने की क्या ज़रूरत है, राजधानी बना चुके हैं। लेकिन 1674 में शिवाजी ने अपना विधिवत राज्याभिषेक कराया। उस राज्याभिषेक में जो पंडित थे जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड दिए वो थे पंडित गंगा भट्ट, काशी के थे ये। पंडित गंगा भट्ट कहाँ के थे? ये
काशी के थे, इन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था और इस राज्याभिषेक के दौरान उन्होंने टाइटल लिया था छत्रपति। ठीक है ना, यहीं से वो कहलाए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पड़ी उनको राज्याभिषेक कराने की? ऐसा ना, आसपास की हिंदू मुस्लिम रियासतें, खुद मुग़ल राजा और इसके अलावा बहुत सारे मराठा सरदार जो अनेक छोटे बड़े किलों पर कब्जा जमाए बैठे थे। बहुत से मराठा सरदार ऐसे थे जो शिवाजी को अपना राजा नहीं मानते थे। अब जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक करा लिया तो इनकी स्थिति जो थी वो एक लड़ाकू से ऊपर उठ करके राजा की हो गई। अब जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने कब्जा किया वो वहाँ के लीगल किंग हो गए और आसपास के इलाकों से या अपने एम्पायर से टैक्स वसूलने के वो अधिकारी हो गए। इसके अलावा इसके बाद उनके जो वारिस रहे उन्हें उनका जो है, उनके जो भी नाती पोते रहे होंगे उनका लीगल हक हो गया उनके एम्पायर पर। ठीक है, तो खैर शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने टाइटल लिया छत्रपति का। इसके अलावा भी उनके टाइटल थे, उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म उद्धारक भी कहा और उन्होंने अपने आप को गाय और ब्राह्मण प्रतिपालक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक भी कहा, यानी कि धर्म का, हिंदू का, गाय का और ब्राह्मण का रक्षक उन्होंने अपने आप को कहा था। ठीक है ना, शिवाजी ने महाराष्ट्र में धर्म की रक्षा का नारा दिया था और अपने पीछे लगभग धीरे धीरे सारे मराठा जनता को इकट्ठा कर लिया था। एक इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार, उन्होंने शिवाजी की बहुत प्रशंसा की है। वो शिवाजी को कहते हैं हिंदू जाति का अंतिम सृजनात्मक व्यक्ति। जदुनाथ सरकार शिवाजी को कहते हैं हिंदू जाति का अंतिम सृजनात्मक व्यक्ति, अंतिम राष्ट्र निर्माता, अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता। ठीक है ना, अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता। और इन्होंने इनको कहा है हिंदू राष्ट्र का अंतिम सूर्य। कई बार सवाल आया है कि हिंदू राष्ट्र का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है, तो शिवाजी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब फुरकान थोड़ा रोक दो इसको। अब 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, प्राकृतिक मृत्यु हुई थी उनकी, जीवन भर संघर्ष करते रहे वो। अब उनकी मृत्यु के बाद जो छत्रपति बनते हैं वो बनते हैं उनके बेटे शंभाजी जो हैं अब मराठा किंग बनते हैं शिवाजी के बाद 1680 में। संभाजी का समय भी अच्छा खासा बीतता रहा और लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि उन्होंने कोई विशेष या उल्लेखनीय विस्तार उन्होंने नहीं किया, लेकिन शिवाजी जो विरासत उनके लिए छोड़ गए थे उस पर उन्होंने अपना कब्जा जो है बनाए रखा। अब 1689 में औरंगजेब की सेना के द्वारा संभाजी की हत्या हो जाती है। उसकी वजह क्या थी? देखिए, उसकी वजह के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। शिवाजी का एक बेटा था, उसे हम कहते हैं प्रिंस अकबर या शहजादा अकबर। एक तो किंग अकबर हुआ है ना, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। अब एक औरंगजेब का बेटा था जिसका नाम था अकबर। ठीक है ना, ध्यान रखना, औरंगजेब का बेटा अकबर। अब वो बादशाह अकबर से डिफर करने के लिए उसको कहते हैं हम शहजादा अकबर। तो जो शहजादा अकबर था औरंगजेब का बेटा, इसे बहुत जल्दी थी किंग बनने की, बादशाह बनने की। इसने औरंगजेब से बगावत कर दी थी। इसने औरंगजेब से बगावत की। जब बगावत की तो औरंगजेब इसके पीछे पड़ गया। पीछे पड़ा, ये भागा राजपूताना में। राजपूताना में ये पहुंचा मारवाड़, राजपूताना रियासत मारवाड़ में पहुंचा। यहाँ पे मैप होता तो मैं बताता आपको। खैर, तो राजपूताना में, मारवाड़ में ये पहुंचा। वहाँ के राजपूतों ने शरण दे दी, खास करके दुर्गादास ने। राजपूतों ने शरण दे दी, लेकिन औरंगजेब इसका पीछा करते हुए राजपूताना पहुँचा। जब औरंगजेब राजपूताना पहुँचा या राजस्थान पहुँचा तो शहजादा अकबर जो था वहाँ से ही फरार हो गया और फरार होकर ये पहुँचा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में संभाजी ने इसे शरण दे दी। शहजादा अकबर कौन? औरंगजेब का बेटा। इसने औरंगजेब से बगावत की। इसका पीछा करते हुए औरंगजेब जो है अब महाराष्ट्र पहुंचता है, या दक्कन या दक्षिण भारत पहुंचता है। उसके बाद फिर औरंगजेब वापस यहाँ से नहीं लौटा, उसकी मौत भी यहीं से हुई। ठीक है ना, इस बारे में कहा भी जाता है कि औरंगजेब जब एक बार दक्कन पहुंचा तो फिर वहाँ से वापस नहीं लौटा, उसकी मौत भी वहीं हुई, उसकी कब्र भी वहीं बनी। ठीक है, अब जब औरंगजेब अपने बेटे का पीछा करते हुए संभाजी के आसपास पहुंचा तो संभाजी को उसने संदेश भेजा, लेकिन संभाजी ने युद्ध की ठान ली। संभाजी ने अपने शरण में आए शहजादे अकबर को औरंगजेब को नहीं सौंपा, युद्ध की ठान ली। अब शहजादे अकबर का तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन संभाजी को पकड़ लिया गया।
उनकी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, संभाजी को भी अरेस्ट कर लिया गया और संभाजी की औरंगजेब ने हत्या कर दी, दुर्दांत हत्या कर दी। ठीक है साहब, संभाजी की हत्या कर दी। और संभाजी के साथ ही साथ उनके दरबारी कवि भी थे, मित्र भी थे, कवि कलश। कौन से कवि? कवि कलश। कवि कलश इनका नाम था, कवि कलश। उज्जैन के थे ये दरबारी कवि भी थे, मित्र भी थे और सलाहकार भी थे संभाजी के। इनके साथ साथ इनकी हत्या भी कर दी थी और संभाजी के परिवार को अरेस्ट कर लिया, उनके परिवार की पत्नियों को और बच्चों को, बहुत सारों को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके आगरा में भेज दिया। इसके अलावा संभाजी का ज़्यादातर इलाका जो था वो मुगलों ने हड़प लिया। अब ऐसे में यहीं पर शिवाजी की जो पत्नी थी सूर्याबाई, मैंने कहा शिवाजी की 2 पत्नियां थीं, साईबाई और सूर्याबाई। तो जो शिवाजी की दूसरी पत्नी थी सूर्याबाई, उनका बेटा था। जिस समय संभाजी छत्रपति बने या 1680 में शिवाजी की मौत हुई, जब 1680 में शिवाजी की जब मौत हुई तो ये जो सूर्याबाई थी, इनका बेटा था राजा राम। क्या नाम था? राजा राम। राजा राम जो है उसकी उम्र बहुत कम थी। सूर्याबाई ने, फिर से सुनिए आप लोग, 1680 में शिवाजी की डेथ हुई। शिवाजी की डेथ जब हुई तो एक तो संभाजी तो बेटा था साईबाई का, संभाजी इस समय बड़ा था और पावरफुल था। दूसरा बेटा राजा राम जो कि सूर्याबाई का बेटा था। ठीक है ना, दोनों सौतेले भाई हुई। जब शिवाजी की डेथ हुई तो सूर्याबाई ने अपने बेटे को बादशाह अनाउंस किया, तो संभाजी ने उधर अपने आप को छत्रपति अनाउंस कर दिया। इन दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े का नतीजा ये हुआ कि संभाजी ने सूर्याबाई और उसके बेटे को और बाकी जो उसके परिवारजन थे उनको कैद कर लिया और कैद के जेल में डाल दिया। कैद करके कहाँ रखा? सतारा में। महाराष्ट्र में एक जगह है सतारा में कैद कर दिया। अब उनका सिलसिला तो वहाँ से ख़त्म हो गया, वो किले के अंदर एक जगह है नज़रबंदी का जीवन जीने लगे। लेकिन जब 1689 में संभाजी की हत्या हो गई तो सतारा में भगदड़ मच गई, मराठों में भगदड़ मच गई, सतारा में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ का फ़ायदा उठाया सूर्याबाई ने और वो साउथ कर्नाटक आ गई। कहाँ आ गई? साउथ कर्नाटक आ गई और उन्होंने अपने बेटे राजा राम को या शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम को छत्रपति अनाउंस कर दिया और मुगलों से या आसपास की जो मुस्लिम रियासतें थीं उनसे लड़ना शुरू कर दिया। किन्होंने? सूर्याबाई ने और राजा राम ने। अब आप देखिए 1689 की ये घटना है। जो राजा राम है या उसकी जो माता हैं, जो बचे खुचे मराठा सरदार थे, उन्होंने उनको संगठित किया और धीरे धीरे फिर से गुरिल्ला वार को अपना करके आसपास की जो मुस्लिम रियासतें थीं उनको भी और मुगलों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। अब ये वो समय था, इससे पहले 1686 और 87 में औरंगजेब तो था, साउथ की जो 2 बची खुची मुस्लिम रियासतें थीं गोलकुंडा और बीजापुर, उन्हें भी हड़प चुका था। पूरे दक्षिण भारत पर मुगलों का कब्जा हो गया था, उत्तर से दक्षिण। लेकिन मुगलों का कब्जा तो हो गया था, लेकिन मुगल फौज यहाँ रहती परेशानी थी। हर जगह यहाँ बगावतें होती रहती थी और उनमें जो सबसे बड़ी बगावत थी वो मराठों की थी या राजा राम की थी या सूर्याबाई की थी। अब इस सिलसिले को अगर मैं यहाँ रोक दूँ तो अब मैं आपको बताता हूँ। आप देखें ना 1680 नहीं 1689 में क्या हुआ है? संभाजी की हत्या हो गई है, संभाजी के परिवार को नज़रबंद कर लिया गया है। अब यहीं पे संभाजी का एक छोटा बेटा था, 2-3 साल का बच्चा था, जिसका नाम था शाहू। क्या नाम? शाहू। और उसकी माँ को और जो उसके परिवार के सदस्य थे, ध्यान रखना 1689 किसकी हत्या हुई? संभाजी की। संभाजी का बेटा कौन? शाहू। अब शाहू और उसकी माँ को या इसके परिवार को पकड़ करके मुगलों ने आगरा भेज दिया। अब मुझे इतिहास में ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों किया होगा। परिवार को पकड़ के आगरा में भेज दिया गया, नज़रबंद किया गया, लेकिन शाहू की जो परवरिश हुई मुगल राजकुमारों के साथ हुई। ऐसा उन्होंने क्यों किया मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि शत्रु का बेटा था, ऐसी क्यों उसको मुगल राजकुमारों के साथ या मुगल जो प्रिंस या मुगल शहजादे थे उनके साथ पूरे सम्मान के साथ उसकी परवरिश हुई और पढ़ा लिखाया गया। जिस तरह से मुगल शहजादे पढ़े लिखे उसी तरह से उसको पढ़ाया लिखाया गया। किसको? शाहू को। अब होता क्या है 1707 में, अब देखें राजा राम का अपना संघर्ष चल रहा है। अब आप पूछेंगे साहब राजा राम का क्या हुआ? राजा राम 1689 में फरार हो गया। कहाँ से? सतारा से फरार हो गया। सतारा से फरार होकर के ये साउथ कर्नाटक में आए और अपना इन्होंने मिशन शुरू कर दिया। बाद में जब इन पर दबाव पड़ा, अगर आप स्टोरी सुनना चाहें तो औरंगजेब ने जुल्फ़िकार खां को भेजा इनको पकड़ने के लिए। किसको? जुल्फ़िकार खां को। जुल्फ़िकार खां से बचते हुए ये जिंजी के किले में इन्होंने शरण ली। जिंजी कौन सा किला हुआ? शिवाजी की आखिरी महत्वपूर्ण विजय जिंजी।
जिंजी के किले में इन्होंने शरण ली। और जुल्फिकार खां जो है सन 1700 तक, यानी कि लगभग 10 साल तक जिंजी के किले को घेरे रहा। 10 साल तक जिंजी के किले को घेरे रहा और ये उसी के अंदर रहे, राजा राम और उसके जो साथी थे। 10 साल बाद ये किला जो है परास्त हुआ, राजा राम यहाँ से फरार हुआ। लेकिन उसके बाद औरंगजेब की सेना ने इसे फिर हरा दिया। राजा राम जो था पलायन कर गया और गुमनामी में ही उसकी मौत हो गई। किसकी? राजा राम की। और मराठाओं का जो स्वतंत्रता संग्राम था एक तरह से ठहर गया। लेकिन मराठा स्वतंत्रता संग्राम में या मराठा एम्पायर में या शिवाजी के जो वारिस थे उनमें फिर एक नया मोड़ आता है। वो नया मोड़ क्या था कि सन 1707 में अब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, है ना। कहाँ है औरंगजेब की कब्र? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, है ना। औरंगजेब का मकबरा नहीं है, औरंगजेब की कब्र है, ठीक है ना। उसका बेचारे का मकबरा इसलिए नहीं बना क्योंकि जैसे उसकी मौत हुई उसके भाई जो हैं वो लड़ पड़े आपस में। किसी को पता ही नहीं है पिता को दफनाना है दफनाना, सबकी चिंता क्या थी? गद्दी पर कब्जा करा जाए। और शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? ताजमहल ना, वो तो उसने जीते जी ही बनवा लिया था, ठीक है ना। तो बाद में शाहजहाँ की मौत भी ऐसी हुई, उसे जो आगरे के किले में जो नौकर चाकर थे उन्होंने दफनाया था, ठीक है। खैर, तो मुगलों में विरासत की लड़ाई हुई। एक लड़ाई तब हुई शाहजहाँ के समय में, उसे हम कहते हैं मुगल उत्तराधिकार का पहला युद्ध, जिसमें औरंगजेब अपने भाइयों को, संबंधियों को मार करके बादशाह बना। मुगल उत्तराधिकार की दूसरी लड़ाई जो हुई वो औरंगजेब की मौत के बाद हुई। सन 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। उसके बाद उसके बेटे आपस में लड़ पड़ते हैं। अब किसके बीच में युद्ध हुआ, क्या हुआ, ये जब हम आपको औरंगजेब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल इस युद्ध में या इस वार में जो कामयाबी मिली वो मिली मोहम्मद मुअज्जम की उम्र जो थी इस समय 65 ईयर थी। खुद औरंगजेब 90 या 95 साल की उम्र में मरा है, ठीक है ना। तो मोहम्मद मुअज्जम की जो उम्र थी 65 साल थी, बूढ़ा था ये। लेकिन अपने भाइयों को मार करके ये राजा बन गया, ठीक है साहब, राजा बन गया ये। अब जब ये राजा बना तो इसने मराठों से जो है ताल्लुकात सुधारने की कोशिश की। और मराठों से ताल्लुकात सुधारने के लिए और एक दूसरा छुपा हुआ मकसद ये था कि मराठे आपस में लड़ पड़ें। इसके लिए इसने शाहू जो कि अब युवा हो चुका था, उसको साउथ इंडिया में भेज दिया। ऐसा इसलिए क्यों किया? देखिए, जब राजा राम की मौत हुई 1700 में, सन 17 के आसपास जब राजा राम की मौत हुई तो राजा राम की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? राजा राम की पत्नी, उनका नाम क्या था? ताराबाई। ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको लिखाऊंगा अभी। शिवाजी की 2 पत्नियां, सूर्याबाई और साईबाई, है ना। और शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, ठीक है ना। शिवाजी की माता का नाम ओके। अब ये जो राजा राम है, शिवाजी का बेटा, इसकी पत्नी थी ताराबाई। जब सन 1700 के आसपास राजा राम की मौत हो गई तो उस समय ताराबाई का बेटा था 3 या 4 साल का। ताराबाई ने उसको टाइटल दिया शिवाजी, और ये हो गए शिवाजी थर्ड। 3-4 साल का बेटा था, इसको टाइटल दिया शिवाजी थर्ड का। हाँ, फिर बता देता हूँ। देखो, ये आप लोग भी ध्यान से सुने, फैमिली ट्री है ये, अक्सर याद नहीं होता। शिवा आ गए। शिवा की 2 पत्नियाँ साईबाई और सूर्याबाई, है ना। साईबाई और सूर्याबाई, फैमिली ट्री कहते हैं इसको। रीजनिंग में सवाल आता है फैमिली ट्री, तो हम लोगों ने जब पहली बार सुना है फैमिली ट्री, हमको पता ही नहीं फैमिली ट्री क्या होता है। दिल्ली गए फैमिली ट्री की बुक्स लेने, तो पता चला फैमिली ट्री ये होता है कि वो उसकी माता है, वो उसका पिता है, तो बताइए वो उसका क्या लगेगा। नहीं, ये होता है फैमिली ट्री, है ना। उस समय इंटरनेट का ज़माना नहीं था, हम परेशान होते फैमिली ट्री क्या होता है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि एक फ़ोटो की ओर देखते हुए मानसी ने कहा कि इसके पिता का इकलौता पुत्र का इकलौता बेटा मेरा पिता है, पता नहीं क्या क्या ऐसे वाला, उसे फैमिली ट्री गए थे। तो ये याद नहीं होता। आप लोग देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा नहीं लिखूंगा मैं इसको। शिवाजी हुए, शिवाजी की 2 पत्नियां साईबाई और सूर्याबाई। अब सूर्याबाई का बेटा राजा राम और साईबाई का बेटा संभा, ठीक है ना, संभाजी। 1689 में इनकी डेथ हो जाती है। 1689 में इनकी डेथ हो जाती है तो इनके बेटे शाहू को नज़रबंद करके मुगल अपने साथ आगरा में ले जाते हैं। राजा राम की पत्नी जो है, क्या नाम उनका? ताराबाई, ठीक है ना। राजा राम की पत्नी ताराबाई। अब ताराबाई और राजा राम का बेटा शिवाजी थर्ड या शिवाजी तृतीय। और शिवाजी की माता कौन थी? वो थी माता जीजाबाई, ठीक है। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहें तो, जो लोग वीडियो में हमारे साथ हैं।
फिर समझ में ना आए तो पूछ लो। शिवाजी थर्ड का, हाँ एक सेकंड भी रहे हैं, लेकिन कौन रहे मुझे नहीं पता, ठीक है, ओके। चलें आगे चलो, ठीक है। तो अब मैं कहाँ था बालक, याद दिलाओ मुझे। हाँ नहीं, मैं मोहम्मद मुअज्जम पे था। मोहम्मद मुअज्जम ने शाहू को कैसे रिहा कर दिया, शाहू को, शाहू जो कि अब युवा हो चुका था। शाहू किसका बेटा, संभाजी का, है ना। अब ये जो शिवाजी थर्ड है, यह ताराबाई है। राजा राम की मौत हुई थी सन 1700 में, तो ताराबाई ने जो बचे खुचे मराठा सरदार थे, ध्यान रखना, राजा राम की मौत हो गई। राजा राम की मौत के बाद, हाँ फिर से नाम भूल गया आपका, नाम क्या आपका, लवीश, बात क्लियर हो रही है, हाँ। तो जब राजा राम की भी डेथ हो गई ना, तो शिवाजी की जो वारिस बची वो बची ताराबाई, ताराबाई और उनका 2-3 साल का बेटा। तो ताराबाई ने अपने बेटे को टाइटल दिया शिवाजी थर्ड, और शिवाजी थर्ड टाइटल देके उन्हें छत्रपति अनाउंस कर दिया, और उनके नाम पर उनकी संरक्षक बन करके उन्होंने मराठों को ऑर्गेनाइज या इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। और मराठा जो आज़ादी की लड़ाई है उसको जारी रखा। सवाल आता है कि निम्न में से किस वीरांगना ने मरते दम तक मराठा स्वतंत्रता की लड़ाई को जिंदा रखा या मराठा स्वतंत्रता संग्राम को जिंदा रखा, तो वो ताराबाई हैं, ठीक है, हाँ। अब ताराबाई जो हैं दक्कन में मुगलों को परेशान कर रही थी। ताराबाई के नेतृत्व में दूसरे मराठा सरदार छापामार या गुरिल्ला लड़ाई लड़ रहे थे, मुगलों को परेशान कर रहे थे। तो ऐसे में ताराबाई को कंपनसेट करने के लिए या ताराबाई की शक्ति को संतुलित करने के लिए या मराठों को आपस में ही उलझाने के लिए शाहू को कैसे रिहा किया गया। अभी जो मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि शाहू को क्यों मुगल राजकुमारों के साथ लालन पालन उसका किया गया। इसलिए किया गया कि औरंगजेब बहुत समझदार था, औरंगजेब बहुत समझदार था। उसे पता है कि मराठा किंग तो हमने मार दिया है, उनकी हत्या तो हमने कर दी है, लेकिन अब मराठे चैन से बैठेंगे नहीं। अब संधि किससे करें, कोई एक तो हो जो कोई एक मराठा नेता हो जिससे हम समझौता कर सकें और वो हमें राजा मान ले। वो हमें राजा मान ले तो जनता ऑटोमेटिकली फिर हमें राजा मान लेगी। अंग्रेजों ने ऐसे ही तो किया, बहुत सी देसी रियासतें जीती लेकिन उन्हें छोड़ दिया, रियासतों को अपना अधीन बनाया। जनता रियासतों को जानती थी, जनता ऑटोमेटिकली ही अधीन हो गई। तो शाहू को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया गया था कि समय आने पर इसे मराठों का नेता बनाया जाएगा और ये हमारा फरमाबरदार रहेगा, यानी कि हमारा वफादार रहेगा। तो उसी चालबाजी को देखते हुए मोहम्मद मुअज्जम या शाह आलम फस्त या बहादुर शाह फस्त, 3 टाइटल भी थे इसके, इसने शाहू को रिहा किया। ये पहुंचा दक्कन में और इसने अपने आप को गद्दी का लीगल वारिस कहा कि भाई मैं संभा का पिता हूँ, संभा का बेटा हूँ, शिवाजी का पोता हूँ, गद्दी का वारिस मैं हूँ। तो इसको लेकर के शाहू और ताराबाई की जो सेना थी उसमें झगड़ा हो गया। बहुत से मराठा सरदार जो थे वो शाहू के साथ हो लिए। उसमें एक सबसे फेमस मराठा सरदार थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने किसका साथ दिया, शाहू का, ठीक है ना। अब यहाँ तक की बातें पहले लिख लेते हैं, नहीं तो ये टॉपिक रह जाएगा, पॉज कर दीजिए। तो हम पहुँच चुके थे, ये सारी स्टोरी मैंने आपको सुना दी। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बार इसको फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ठीक है ना। तो शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में। शिवाजी की 2 पत्नियां थीं, सूर्याबाई और साईबाई, साईबाई निम्बालकर। सूर्याबाई का बेटा था राजा राम और साईबाई का बेटा था संभाजी, ठीक है ना। अब 1680 में इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ। उस झगड़े में सफल हुआ संभाजी। संभाजी उस झगड़े में जीता और सूर्याबाई और उसके बेटे, उसका जो 2-3 साल का बेटा था राजा राम, इन्हें सतारा में कैद कर लिया। उसके बाद संभाजी जो था बादशाह बन गया। जैसा कि मैंने आपको बताया 1689 में संभाजी की भी डेथ हो गई। और साथ ही साथ उनके साथ कौन, जो कवि कलश थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लेना, कवि कलश जो कि इनके सलाहकार थे उज्जैन के और कवि भी थे ये, इनकी भी हत्या हो गई। जब 1689 में संभाजी की हत्या हो गई और संभाजी के परिवार को कैद कर लिया गया, तो एक बार फिर से मराठा राजधानी में पूना, सतारा, कोल्हापुर जो है उसमें फिर से भगदड़ मच गई, क्योंकि चारों तरफ को मुगल फौज भागने लगी। जब मुगल फौज भागने लगी उससे बचने के लिए भगदड़ मच गई। तो इसी भगदड़ का फ़ायदा उठाया और राजा राम जो था वो कैद से फरार हो गया। फरार होकर उसने जिंजी में शरण ली, लेकिन संघर्ष करते हुए राजा राम की भी मौत हो गई। राजा राम किसी लड़ाई में नहीं मरा, लेकिन वो प्राकृतिक मृत्यु से मरा।
उसकी जो विधवा थी ताराबाई, मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा, हाँ विधवा, किसकी विधवा? राजा राम की विधवा जो ताराबाई थी, उन्होंने अपने बेटे शिवाजी उन्होंने अपने बेटे को टाइटल दिया शिवाजी थर्ड, और शिवाजी थर्ड का टाइटल दे करके बादशाह या छत्रपति अनाउंस कर दिया और मुगलों से झगड़ा करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। अब होता क्या है, सन 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। उसकी डेथ के बाद मोहम्मद मुअज्जम राजा बनता है, और मोहम्मद मुअज्जम ने किसको कैसे रिहा कर दिया? शाहू को। आप देखें ना, साईबाई निम्बालकर का बेटा संभाजी, और 1689 में जब इसकी डेथ हुई तो शाहू गिरफ्तार हो गया। बाद में सन 1707 में शाहू रिहा हो गया। कैसे? ये आया दक्कन में, यानी कि महाराष्ट्र में आया, और इसने ताराबाई को चैलेंज किया। नतीजा, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। ये जो झगड़ा हुआ था, ये युद्ध हुआ था खेड़ा में। ये आपके एग्जाम में भी आएगा, इसे हम कहते हैं खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध जो हुआ सन 1707 में हुआ। इसमें खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ ने ये क्या नहीं इनका, शाहू की भरपूर हेल्प की। शाहू जो इस युद्ध में जीते या ताराबाई की सेना को शाहू ने हराया, तो उसमें बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा रोल था। इससे शाहू बहुत खुश हुए। अब सन 1707 में शाहू युद्ध जीत गए और उन्होंने अपने आप को बादशाह अनाउंस कर दिया और टाइटल दिया छत्रपति। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी है इनके नाम पर, छत्रपति शाहू जी महाराज। पता नहीं सर कहाँ है, लेकिन इनके नाम पे बहुत सारे संस्थान हैं, है ना। रेलवे स्टेशन भी है इनके नाम पे, कई सारे नाम हैं इनके। हाँ, तो इन्होंने टाइटल लिया छत्रपति शाहू जी महाराज, और अब ये बन गए मराठा किंग। ओके, कब बने मराठा किंग? ये 1707 में। किसे हरा करके? ताराबाई को। ठीक है ना। कौन से युद्ध में? खेड़ा के युद्ध में। अब इन्होंने, अच्छा, शिवाजी ने जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था ना, शिवाजी का जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे तो उसमें अलग से बताएंगे। तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो खास अधिकारी थे, उन्हें क्या कहते थे? अष्टप्रधान, है ना। तो अष्टप्रधान में सबसे इम्पोर्टेंट जो दरबारी था उनका, या सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? पेशवा। जानते हैं ना, पेशवा, मराठा पेशवा आपने सुना होगा ना। तो शिवाजी ने अपना जो प्रशासन जो है संगठित किया था, तो पेशवा को अपना मुख्य सलाहकार या मुख्य प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया था। जैसे मुगलों में होता था ना वजीर, मुगलों में जैसे वजीर होता था, आज के ज़माने में आप उसे राष्ट्रपति, अगर हम राष्ट्रपति को सरकार का मुखिया कहें तो प्रधानमंत्री जो हैं, तो उसी तरह से शिवाजी ने एक पद बनाया था अपने प्रधानमंत्री का, जिसको वो कहते थे पेशवा। अब जब शाहू राजा बने तो इन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया या अपना प्रधानमंत्री बनाया कि भाई आओ मिलजुल कर हम अपने एम्पायर को और बढ़ाते हैं। बालाजी विश्वनाथ को, हाँ, ये पहले पेशवा नहीं थे, लेकिन शाहू के समय में ये पहले पेशवा थे। शिवाजी के समय पेशवा कोई और रहे थे, ये पहले पेशवा नहीं थे, लेकिन शाहू के, छत्रपति शाहू जी महाराज के, ये पहले पेशवा थे। इनकी पेशवाई रही सन 1713 से 1720 तक। इसके बाद इनका बेटा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक पेशवा रहा। बाजीराव मस्तानी फिल्म भी बनी है उस पर लेकर के। फिर बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक तीसरा पेशवा रहा। इनकी मौत के बाद जो नया पेशवा बना, चौथा पेशवा माधवराव के बाद माधवराव नारायण राव, और भी बहुत से रहे, लेकिन इससे आगे हम तब चलेंगे जब हम पेशवाओं की बात करेंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल मिलते हैं आपसे। इसको सेव कर दो।